The topic is about the biofuels. सबसे पहले ये बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जी, which is named as the biofuels, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें कलेक्टिवली अगर देखें तो इसमें हमने चंद मेथड्स के ऊपर भी डिस्कशन करनी है जी, क्योंकि कैटेगोरिकली हमारे से जो है बायोफ्यूल्स एंड बायोफ्यूल मेथड्स उसके ऊपर पूछा गया है कि बायोफ्यूल्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बायोफ्यूल्स को बनाने का हमारे पास कोई एक तरीका नहीं है। वी आर हैविंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेथड्स अवेलेबल टू अस, लेकिन यहाँ पे एक एक दो मेथड्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे सो दैट कि हमारे एग्जाम की जो नीड है बेसिकली उसको पूरा किया जा सके। मैं सबसे पहले जी आई एम होपिंग सो कि बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, और मैं सबसे पहले जी इसके ऊपर टॉपिक का नाम जो है वो लिख रहा हूँ जी, बायोफ्यूल्स और बायोफ्यूल मेथड लाइक दिस। और इसमें क्या है कि देखें, फ्यूल के तौर पे वी आर यूजिंग मल्टीपल थिंग्स, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर हमारी रिलायंस है। हर एक चीज को रन करने के लिए या मुख्तलिफ चीजों को रन करने के लिए वी रिक्वायर फ्यूल्स। ट्रेडिशनली अगर स्टैंडर्ड वे में अगर देखें तो इस वक्त दुनिया में जो ज्यादा रिलायंस है वो आपकी डीजल के ऊपर है, वो आपकी ऑयल एंड गैस के ऊपर है, वो आपके कोल के ऊपर है, और इन्हीं चीजों को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करके हम अपनी मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट करते नजर आ रहे हैं। चाहे हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे हमारा डोमेस्टिक सेक्टर हो, वी हैव टू रिलाई अपॉन सच काइंड ऑफ फ्यूल्स। लेकिन एट द सेम टाइम हम बात करके आए कि जनाब ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं दे आर नॉट गुड इनफ, इनकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो ज्यादा होने के चांसेस मौजूद रहते हैं। इनकी वजह से जो है वो आपकी पॉल्यूशन के इश्यूज जो है वो अग्रावेट होने के चांसेस मौजूद रहते हैं। इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसे जो मसाइल हैं बेसिकली उनके अग्रावेट होने के चांसेस रहते हैं। हमें एक शिफ्ट की जरूरत है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है अपने एनर्जी सिस्टम्स के अंदर, अपने फ्यूल्स के अंदर। ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये उसी की एक कड़ी है। अगर बड़े सादा अल्फाज देखें, इसमें वर्ड बायो साथ में लिखा हुआ है। अब बायो लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि अच्छा ये तो बायो का मतलब ही लाइफ है, लाइफ मीन्स अच्छा लिविंग थिंग है। तो ये एक तो सादा सी बात यहाँ पे ये नजर आ रही है, मैं इस पर सर्कल भी कर रहा हूँ कि जो बायोफ्यूल्स हैं इनका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो बेसिकली आपकी लिविंग थिंग्स के साथ हमें दिखाई देता है। अगर बहुत ही सादा से अल्फाज में मैं यहाँ पे बायोफ्यूल्स को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूं तो वी सी पार्टिसिपेंट्स कि हम ये कहते हैं कि अच्छा जना बायोफ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बायोमास। बड़ी सादा सी बात हमने कही कि ऐसे फ्यूल जो कि बायोमास से डिराइव होने वाले हों, बायोमास से डिराइव किए जा रहे हूं, तो ऐसे फ्यूल्स को बेसिकली हम क्या नाम दे रहे होते हैं जनाब? क्या नाम दे रहे होते हैं जनाब? बायोफ्यूल्स का नाम दे रहे होते हैं। नाउ इसी पार्टिसिपेंट्स के अच्छा ये जो बायोमास है ये बायोमास किस बला का नाम है? बायोमास को अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो वी फाइंड कि अच्छा जनाब ये जो बायोमास है इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग हियर कि अच्छा जनाब बायोमास से मुराद कुल मिला की जो बात इतनी है कि अच्छा बायोमास इज रिप्रेजेंटिंग हियर द बायोलॉजिकल मटेरियल। कि अच्छा जनाब बायोलॉजिकल मटेरियल है तो इसका मतलब एक और सादा से निकल आया कि अच्छा जनाब बायोलॉजिकल मटेरियल जो है वहां से डिराइव होने वाले जो फ्यूल्स हैं, ऐसे फ्यूल्स का नाम जो है वो बेसिकली बायोफ्यूल है। अब ये जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, बाय द वे अर्ज करता चलूं कि इस बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर यू मे इंक्लूड मल्टीपल थिंग्स। इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए अलग से हेडिंग भी बना सकते हैं द रॉ मटेरियल्स के नाम से। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर जो है आप प्लांट्स वेस्ट जो है वो बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर जो है आप एनिमल वेस्ट जो है यहाँ पे उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बिलखसूस जो है एनिमल डंग को इंक्लूड किया जा सकता है, बिलखसूस जो है एनिमल फैट को इंक्लूड किया जा सकता है, बिलखसूस जा सकता है। ऑयल रिच सोर्सेज में हमारे पास वी डू हैव मल्टीपल प्लांट्स अवेलेबल एज वेल कि जिनके अंदर जो है ऑयल मौजूद है। तो भाई ऐसे तमाम प्लांट्स को इस्तेमाल करें
एक्सप्लॉइट करके हम बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर हल्की फुल्की ही सही लेकिन ऑयल की मौजूदगी रह रही हो। न सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स ऑयल रिच सोर्सेज बेशुमार हमारे पास, जैसे हम देखते हैं कि सनफ्लावर भी हमारे पास मौजूद है, जैसे हम देखते हैं कि जनाब मस्टर्ड प्लांट भी हमारे पास मौजूद है, जैसे हम देखते हैं कि जनाब ऑलिव प्लांट भी हमारे पास मौजूद है। सो वी डू हैव मल्टीपल अवेलेबल टू अस। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो भाई कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज जो हैं, क्या कहा मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्सेज जो हैं उनको भी इस्तेमाल करते हुए हम बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपको पता ही होगा शुगर केन है, जैसे शुगर आपका अपना कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, इसको यूज किया जा सकता है। शुगर बीट है जैसे वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो वी डू हैव मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल टू अस। जैसे जनाब हमारे पास मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं, ऐसी मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स का वेस्ट या लिविंग थिंग्स के रिमेन्स मौजूद हैं जिन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लिए फ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे फ्यूल जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल से डिराइव किए जा रहे हों, बायोलॉजिकल मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए बनाए जा रहे हों, ऐसे तमाम के तमाम फ्यूल्स को एक ही नाम दिया जा रहा है और दैट एक ही नाम इज द बायो फ्यूल्स। तो बड़ी सादा सी बात होगी। जैसे जनाब बायोफ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स व्हिच आर derived from the biological material which includes plants waste, animal dung, fat, carbohydrate rich sources। बल्कि ना सिर्फ ये करता चलूं कि मैरीन एल्गी जो है उसको भी इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो अपने लिए बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वी डू हैव मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल टू अस कि जिन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने लिए जो है बेसिकली बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी सी कि जो बायोफ्यूल्स हैं अगर थोड़ा सा हम इन्हें देखने की कोशिश करें तो पार्टिसिपेंट्स वी फाइंड कि अच्छा जनाब इन अ ब्रॉडर वे वी डू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स अवेलेबल टू अस। और उन तो टाइप्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्लास के दौरान जो है जिन टाइप्स के ऊपर मेरा फोकस रहने जा रहा है, नंबर 1 पे अगर देखें तो वी डू हैव द बायोडीजल अवेलेबल टू अस। बायोडीजल हमारे पास मौजूद है। डीजल का नाम आते ही मुझे शख्सियत याद आ गई है, क्या कहूं मैं उस शख्सियत को। तो है नंबर 2 पे अगर हम देखें तो बायोडीजल के बाद हमारे पास जो है बेसिकली बायोगैस जो है एज एन ऑप्शन मौजूद है। बायोगैस के बाद जो है नंबर 3 पे अगर हम देखें तो हमारे पास बायो इथानॉल जो है बेसिकली वो यहाँ पे एज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल जो है वो मौजूद है। सो वी डू हैव मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल टू अस। और ये तमाम की तमाम चीजें जो है बेसिकली क्या है आपके पास बायोफ्यूल्स की टाइप्स हैं। क्या है बेसिकली बायोफ्यूल्स की टाइप्स हैं। जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं जरा दरवाजा बंद कर लेता हूँ। साथ वाले रूम में क्लास हो रही है तो मेरी आवाज यकीनी तौर पे वहां जा रही होगी। So we do have multiple types of biofuels available to us, right? Now we see participants की जो टाइप्स हैं जिनमें बायोडीजल हमारे पास मौजूद है, जिनमें बायोगैस हमारे पास मौजूद है, जिनमें जो है वो बायो इथानॉल जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब इनके ऊपर हमने अलग अलग जो है वो बात करनी है। सो कमिंग टू द बायोडीजल फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग टू द बायोडीजल first of all, which is a type of a biofuel, which is a type of a biofuel. Now we see, participants, you see biofuels की जो टाइप है हमारे पास which is named as the biodiesel। तो जनाब बायोडीजल को अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, बायोडीजल को पहली चीज पार्टिसिपेंट्स की जो बायोडीजल है, ये जो बायोडीजल है अगर हम इसे देखें तो वी फाइंड कि अच्छा जनाब बायोडीजल जो है इट इज एन अल्टरनेट फ्यूल, इट इज एन अल्टरनेटिव। और किसका अल्टरनेटिव फ्यूल है बेसिकली? इट इज एन अल्टरनेटिव टू द स्टैंडर्ड डीजल। स्टैंडर्ड डीजल जो बाहर मार्केट के अंदर जो है हमें बिकता हुआ नजर आ रहा है बेसिकली, उसके अल्टरनेट के तौर पे हम बेसिकली किसको यूज कर सकते हैं? बायोडीजल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मोटी बात बायोडीजल के ऊपर, तो बायोडीजल जो है इट इज
इट इज कंपैरेटिवली इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन। ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे चल के हम साबित भी करेंगे। इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन। मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा जनाब ये जो है वो बिल्कुल ही जो है वो इसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेजेस नहीं होते। ऑब्वियसली इसकी अपनी वीकनेसेस हैं, इसकी अपनी जो है बेसिकली आपकी जो है इसके ड्रॉबैक्स हैं, बट स्टिल जब आप कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड डीजल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसके मुकाबले में भी फाइंड कि अच्छा जनाब बायोडीजल जो है इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन टू अस बेसिकली। अच्छा मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन। अभी जो बायोडीजल है जिसको हमने कहा कि भाई एक अल्टरनेट फ्यूल है, ये बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली एक चॉइस हमारे पास मौजूद है, तो भाई ये हम कैसे बनाते हैं। पारिस में सबसे पहली चीज कि जनाब ये जो बायोडीजल है इसको बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, पहले तो जो मटेरियल्स के नाम लिखे गए वो तो इन जनरल लिखे गए कि अच्छा जनाब ये चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं टू प्रोड्यूस द बायोफ्यूल्स। लेकिन अब जो है अगर स्पेसिफिकली हम बात करने की कोशिश करें या बायोडीजल की बात करने की कोशिश करें तो वही इसी कि अच्छा जनाब हमें या हम लोग ऐसे मटेरियल्स को यूज करते हैं, हमें ऐसे मटेरियल्स की जरूरत होती है जिनके अंदर से ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकता हो, ऑयल की प्रेजेंस जो है वो आपकी मौजूद हो। तो भाई टू प्रोड्यूस द बायोडीजल वी नीड ऑयल रिच सोर्सेस, और ऑयल रिच सोर्सेस की अगर बात करें इसमें ऑयल रिच प्लांट्स भी यूज किए जा सकते हैं, इसमें एनिमल फैट वगैरह भी जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है टू प्रोड्यूस द बायोडीजल। नाउ वी सी ये जो बायोडीजल की प्रोडक्शन है, बल्कि आप ऐसे कर लें, आप एक हेडिंग बना लें, आप हेडिंग बना लें द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल के नाम से। किस नाम से जनाब? द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल के नाम से एक छोटी सी हेडिंग बना लें। क्या बना लेंगे जनाब? प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल के नाम से एक छोटी सी हेडिंग बना लें। कि जनाब बायोडीजल की जो प्रोडक्शन है अगर इसको हम देखें, इसको हम देखने की कोशिश करें तो वो इसी पार्टिसिपेंट्स जैसे जनाब हमें सबसे पहले जो है एक इक्विपमेंट की जरूरत है, और उस इक्विपमेंट को यूज करते हुए हमने जो है वो बायोडीजल को प्रोड्यूस करना होता है, उसको हमने अपने तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं सबसे एक मल्टीपल चैम्बर्ड इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो मैं ड्रॉ करने भी जा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज यहां में बल्कि मैं ड्रॉ कर लेता हूं like this. Yes, Janab, we need a multiple chambered equipment like this. और इसका ये पहला चैम्बर जो है वो आपके सामने बोर्ड पे जो है ड्रॉ होता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा। हम होपिंग सो कि आप जो है वो नींद में नहीं है और आप देख रहे हैं और आप अटेंटिवली जो है वो चीजों को सुन भी रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं। तो जनाब लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अच्छा, एक छोटा सा चैम्बर आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। अच्छा जनाब ये जो चैम्बर है ये बेसिकली, अब ये चैम्बर जो है इसका नाम ही हमें बता रहा है कि अच्छा मेरे अंदर होना क्या है। इस चैम्बर को आप नाम भी दे दें, बल्कि हमने नाम दे रखा है इसको, इसका नाम दे दें, इसका आप लिख लें कि दिस इज द मिक्सिंग चैम्बर। अब इसका नाम बता रहा है कि मेरे अंदर क्या होना है, मिक्सिंग चैम्बर है। हम श्योर कि आप लोगों ने, अब रमजान का महीना शुरू हो गया, आज अफ्तार में जूस वगैरह बनेगा, मिल्क शेक भी बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा आज शाम में, ठीक है जी। तो खैर वो जो जूसर मशीन होती है जनाब, जूसर मशीन का जो जग होता है जनाब, उसके नीचे आपने देखा होगा कि वो ब्लेड्स का एक सेट लगा होता है जिसकी मदद से फ्रूट्स वगैरह की ग्राइंडिंग होती है, कटिंग होती है, जूस है वो तैयार हो जाता है। वो इसी पार्टिसिपेंट कि वैसे ही बेसिकली इसकी जो बेस है, इस मिक्सिंग चैम्बर की जो बेस है, यहाँ पे वी डू हैव अ सेट ऑफ ब्लेड्स अवेलेबल टू अस, और इसका पर्पस भी वही है जो कि बेसिकली जूसर मशीन के नीचे लगे हुए ब्लेड्स का पर्पस हमें दिखाई देता है। सो कटर जो है ब्लेड्स के ऊपर मुश्तमिल यहाँ पे हमने लगाया होता है। तो मिक्सिंग चैम्बर मौजूद है। सबसे पहले हमने क्या करना है जी भाई, सबसे पहले हमें जो चीज करने की जरूरत है दैट इज कि अच्छा जनाब हमने
एनिमल फैट, लेट सपोज ये एनिमल फैट जो है इसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द बायोफ्यूल, टू प्रोड्यूस द बायोडीजल। तो इसी के सबसे पहले ये जो एनिमल फैट है इसको हमने उठा के इस चैम्बर के अंदर जो है हमने इन प्लेस करना है। किसको इन प्लेस करना है? सबसे पहले रॉ मटेरियल को करना है। और रॉ मटेरियल के तौर पे किसको यूज किया जा रहा है? अच्छा जनाब, एनिमल फैट जो है हमारे पास वेस्ट में मौजूद है, काफी ज्यादा मौजूद है सपोजली। तो जनाब हमने इसको यहाँ पे इस मिक्सिंग चैम्बर के अंदर उठा के फेंक दिया। अब जैसे आपने एनिमल फैट को फेंका, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, हमने यहाँ पे एक दूसरी चीज को भी इंक्लूड करना होता है। अब ये जो दूसरी चीज जिसको हमने इंक्लूड करना, जिसको हमने इसके अंदर डालना है, इस मिक्सिंग चैम्बर के अंदर डालना है, that is none other than the sulfuric acid, H2SO4। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ क्वांटिटी जो है बेसिक ऑफ द एनिमल फैट हमने यहाँ पे फेंक देना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अच्छा चीजों के मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो जाए और यहाँ पे एनिमल फैट जो है उसकी ब्रेकडाउन और उसकी मिक्सिंग वगैरह होती हुई हमें दिखाई दे रही होगी। सो दो चीजें हमने पेश की थी, एनिमल फैट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसी अब ये चैम्बर पावर के ऊपर चल रहा है, बिजली के ऊपर चल रहा है, स्विच इसका हमने ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन करेंगे तो ब्लेड चलना शुरू कर देंगे, ब्लेड चलना शुरू कर देंगे तो भाई एनिमल फैट की कटिंग और ग्राइंडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब इसकी जब कटिंग हो जानी है शुरू, इसकी ग्राइंडिंग हो जानी है शुरू, तो भाई नाट के स्विची कैसे यहाँ पे एक मिक्सचर सा बन जाएगा जिसमें फैट का कंटेंट भी मौजूद है, जो हल्का फुल्का ऑयल अगर है मौजूद है तो वो हल्का फुल्का निकलेगा, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका कंटेंट भी मौजूद मिलता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पार्टिसिपेंट्स नजर रखिएगा। अब इस मिक्सचर को हमने यहां से निकालना है। कहां से निकालना है? मिक्सिंग चैम्बर से निकालना है। निकाल के कहां लेके जाना है? निकाल के साथ में जो दूसरा चैम्बर है जो अटैच्ड है बेसिकली, उसके अंदर हमने इस तमाम के तमाम कंटेंट को, मिक्सचर को लेके जाना। लाइक दिस, यहाँ पे दूसरा चैम्बर का जिक्र हो गया तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा चैम्बर भी हमारे कौन से यहाँ पे डॉलर लग रहे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, like this, like this. Like this. तो जनाब दूसरा चैम्बर आ गया। अभी दूसरा चैम्बर है जी, इसका भी नाम ले लेते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे रखा है जहां पे असल में ऑयल एक्सट्रैक्शन होनी है। दिस चैम्बर इज नेम्ड एज the reaction chamber. This is named as what? Reaction chamber. Reaction chamber. अब now we see कि जैसे ही ये सारे का सारा जो मटेरियल है, एनिमल फैट है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं बेसिकली आप ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से जो है वो इस पर्टिकुलर चैम्बर की तरफ लेके आते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं इसमें एनिमल फैट जो है उसके पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं उसके अंदर जो है बेसिकली हमें यूसी के जनाब सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंटेंट है वो भी हमें देखने को मिल रहा होगा, वो भी मौजूद है। साथ में जो है बेसिकली एनिमल फैट जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है और हल्के से ऑयल। अब हमने यहाँ पे मौजूद जो एनिमल फैट है उसके अंदर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको यहाँ से इसके अंदर जो तेल मौजूद है उस तेल को हमने निकालना है। भाई सादा सी बात में, अब ये तेल निकालने के लिए यहाँ पे मुझे आउटलेट एक बनाना था, नहीं बना सका, यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस। जनाब यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर ये जो रिएक्शन चैम्बर है यहाँ पे वी नीड टू इंक्लूड अनदर थिंग एज अ कैटलिस्ट। हमने ऐड करना है यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अच्छा जनाब फैट के अंदर से जो आपका ऑयल है बेसिकली वो बेसिकली बेहतर तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट हमने जिस चीज को ऐड करना होता है दैट इज नन अदर देन द मीथानोल। कैसे जनाब हमने यहाँ
पे मिथानॉल का कुछ कंटेंट जो है, क्वांटिटी जो है, यहाँ पे इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर एज अ कैटालिस्ट हमने ऐड करनी है, एज अ कैटालिस्ट हमने ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे मेथनॉल भी आ गया। अब मेथनॉल के ऐड होने की वजह से भी यहाँ पे जो फैट मौजूद है उसके अंदर से जो तेल है, जो ऑयल है बेसिकली, वो अलग होगा। सेपरेशन हो रही है। अच्छा, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो, सेपरेशन नहीं सॉरी, एक्सट्रैक्शन हो रही है। किसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है जनाब? ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती हुई हमें दिखाई दे रही। अच्छा जनाब, फिर क्या होना है? जब ये यहाँ पे सिलसिला हो गया तो उसके बाद यहाँ से इस तमाम के तमाम मटेरियल को यहाँ से निकाल के आपने नेक्स्ट चैम्बर में ट्रांसपोर्ट करना है। अब नेक्स्ट चैम्बर का जिक्र खैर हो ही गया है, तो जनाब नेक्स्ट चैम्बर भी बना लेते हैं। हमारी कौन से यहाँ पे डॉलर लगने, तो जनाब लाइक दिस हम अगला चैम्बर भी बना लेते हैं, लाइक दिस जनाब, लाइक दिस जनाब, लाइक दिस जनाब, लाइक दिस जनाब, लाइक दिस, लाइक दिस। अभी जो तीसरा चैम्बर आपको नजर आ रहा है जी, बाय द वे इसको भी आप नाम दे सकते हैं। हम नाम, अब इसका नाम बता रहा है कि चीख के बता रहा है कि मेरे अंदर होगा क्या। इस चैम्बर को हमने नाम दिया है सेपरेटर का। क्या नाम दिया है काका? हमने इसका नाम दिया है सेपरेटर का। अच्छा, सेपरेटर। नाउ इसी ये जो सेपरेटर है ये बड़े काम की चीज है। वी फाइंड कि अच्छा जनाब, ये जो सेपरेटर है इसकी जो दोनों एंड्स हैं, इसकी जो ऊपर टॉप है एंड बॉटम साइड, यहाँ पे वी नीड टू इंस्टॉल द सेंसर्स। ये ऊपर एक सेंसर हमने इंस्टॉल करना होता है जो ऑयल स्पेसिफिक सेंसर है, ये सेंसर है। और बॉटम में भी वैसे ही एक सेंसर हमने इंस्टॉल करना है जो कि दूसरे मटेरियल्स को सेंस करने के, ऑयल के अलावा जो बाकी चीजें मौजूद हैं बेसिकली उनको सेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेंसर जो है बेसिकली इंस्टॉल। एस लिख रहा हूं, एस इज फॉर द सेंसर। तो सेंसर्स लगे हुए जी टॉप एंड बॉटम दोनों साइड्स पे, ठीक है। नाउ इसी कि जैसे ही रिएक्शन चैम्बर से तमाम की तमाम चीजें आप ट्रांसपोर्ट करके आप ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द सेपरेटर, तो होगा क्या, होता क्या है कि भाई ये जो बेसिकली इस तमाम मटेरियल के अंदर जो है फैट के पार्टिकल्स, बाकी चीजें हैं बेसिकली जो सॉलिड नेचर की हैं, इसी कि वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमें नीचे जो है बेसिकली हमें सेटल डाउन होती हुई हमें दिखाई दे रही है। आज का कंटेंट है तो बेसिकली हल्का फुल्का बाकी चीजों का कंटेंट है, तो यहाँ पे नीचे जो है बेसिकली हमें सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस। इसी जैसे जनाब जो ऑयल है, ऑयल तो वैसे भी ऊपर लेयर बना के बैठता है, तो जो ऑयल है बेसिकली वो यहाँ पे ऊपर अलग से लेयर की सूरत में सेपरेट होता हुआ, क्लियरली सेपरेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है। तो ऑयल अलग हो गया और बाकी मटेरियल अलग हो गया। नाउ इस ऑयल को यहाँ से हमने बाहर निकालना है और बाहर निकाल के पार्टिसिपेंट्स ऑब्वियसली इसको हमने रिफाइन करना है। इसके अंदर रिमेन्स मौजूद हो सकते हैं बाकी चीजों के, तो लिहाजा हमने इसको ऑयल रिफाइनरी में ले जाके इसको हमने क्या करना है, इसकी रिफाइंड हासिल होगी। दैट प्रोडक्ट इज नन अदर देन द बायोडीजल पार्टिसिपेंट्स। नाउ इसी ये जो बायोडीजल है इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में वापस आने वाला हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप नीचे चले जाएं। पार्टिसिपेंट्स यू सी ये जो नीचे मटेरियल मौजूद है काका, इसको भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनी तौर पे आप मटेरियल आपका सेपरेट हुआ है, अलग हुआ है इस पर्टिकुलर मटेरियल से। अगर आप चाहें, अगर आप सीरियस हो तो जनाब आप ग्लिसरीन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। तो भाई फायदा ही फायदा, सॉलिड वेस्ट जो बाहर पड़ा पड़ा माशरे को गंदा कर रहा था वो भी मैनेज हो गया, साथ साथ ग्लिसरीन भी प्रोड्यूस हो गई, साथ साथ एक अल्टरनेटिव फ्यूल जो है यानी बायोडीजल जो है उसको भी आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब ये जो बायोडीजल है काका, ये हमारे लिए काम की चीज है। और भाई क्यों काम की चीज है ये बायोडीजल? क्यों काम की चीज है भाई बायोडीजल? और भाई काम की चीज इसलिए है, काम की चीज इसलिए है क्योंकि इसकी जो बर्निंग है, इसकी जो बर्निंग है, इसकी जो कंबशन है, दैट इज मोर क्लीनर।
It burns more cleanly. It burns more cleanly as compared to the standard diesel. At the same time, it produces the lesser quantity, the lesser concentrations of quantities of pollutants. भाई इसकी combustion के नतीजे में कम pollutants produce होते हैं. न सिर्फ ये, it produces zero sulfur content in it. तो भाई जीरो सल्फर होती है इसकी इमिशन से, इसकी कंबशन से, तो एटलीस्ट सल्फर के कंटेंट को तो स्टेबलाइज करें ना काका. आप अगर स्टैंडर्ड डीजल को यूज करेंगे, उसको कंबस्ट करेंगे, उसके ऊपर गाड़ियां चलाएंगे, उसके ऊपर रेलवे चलाएंगे, तो भाई वहां से सल्फर भी प्रोड्यूस होगी. तो इसके अंदर कोई सल्फर वल्फर नहीं होती. बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम हमें प्रोड्यूस होती दिखाई देती हैं. कहां से? आफ्टर दी कंबशन. कहां से? आफ्टर दी यूज. किसका यूज? किसकी कंबशन? ऑफ द बायोडीजल. और कहां कहां पे इसकी कंबशन कर सकते हैं? अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो भाई आप इसको व्हीकलर यूजेज भी कर सकते हैं, गाड़ियां भी चल जाएंगी, हम मुकरेंगी नहीं. रेलवेज यूजेज अगर करना चाहते हैं तो भाई हो जाएगा, मसला नहीं है. अगर आप इंडस्ट्रियल यूजेज करना चाहें तो भाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं. अगर आपने इसको हीटिंग ऑयल के तौर पे यूज करना है तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है. अगर आपने इसके ऊपर एक जहाज वगैरह चलाने, एयरक्राफ्ट चलाने तो चल जाएंगे, मसला नहीं है. तो भाई तकरीबन हर वो लेवल, अगर आपने डोमेस्टिक सतह के ऊपर कोई जनरेटर चलाने की कोशिश करनी है तो भाई वो भी चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है. तो तकरीबन हर वो चीज जो है वो बेसिकली बायोडीजल के ऊपर चल सकती है. जहां जहां पे जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डीजल जो है वो आपका अप्लाई किया जा रहा है, स्टैंडर्ड डीजल जो है वो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है. मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मल्टीपल लेवल्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं. किसके जनाब? बायोडीजल के. तो जनाब बड़ी सादा सी बात हो गई. कैसे जनाब? जनरेटर्स के लेवल्स के ऊपर ना वैसी कैसे जनाब ये जो जनरेटर्स वगैरह के लेवल के ऊपर भी हम इसको एक्सप्लाई यूज कर सकते हैं, और ये बेसिकली कंपैरेटिवली बेहतर चीज है, लेस हार्मफुल साबित होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है. लेकिन इसमें एक छोटी सी लिमिटेशन है. मैंने आसानी से कह दिया कि इसके ऊपर गाड़ियां चल जाएंगी, मैंने आसानी से कह दिया जहाज चल जाएंगे, बट एट द सेम टाइम ये अर्ज करता चलो पार्टिसिपेंट्स जहाज चलाने के लिए, बट एट द सेम टाइम अर्ज करता चलो पार्टिसिपेंट्स गाड़ियां चलाने के लिए वी डू रिक्वायर द मॉडिफिकेशंस इन द करंट engines of the टेक्नोलॉजिकल टूल्स. जितने भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल टूल्स हों, चाहे आपकी ट्रांसपोर्टेशन के टूल्स हों, चाहे आपकी बाकी चीजें हों, तो तकरीबन हर जगह के ऊपर जो है बेसिकली हमें इंजन्स के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो दरकार रहती हैं. बेसिकली वो आप करके आप जो है बेसिकली बायोडीजल के ऊपर मुख्तलिफ चीजों को चला सकते हैं. अब इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ सकती है, वो एक महंगा प्रोजेक्ट हो सकता है कि हमें इंजन इंडस्ट्री को रीवैम्प करना पड़े. तो थोड़ा बहुत जो है ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि थोड़ा सा कहानी एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर जा सकती है, बट स्टिल जो है इट इज अ गुड ऑप्शन. एक और इसके अंदर शॉर्टकमिंग जो हमें नजर आती है वो ये है कि हमने कहा कि भाई एनिमल फैट जो है जरताब मैसेज कर रही हैं, सर अदम एतमाद मुस्तरद हो गई है और असेंबली तहलील करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट को. अच्छा जरताब बच्चे, ये मेरी राइट साइड पे ना ये बेसिकली लैपटॉप है, सॉरी कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, और यहाँ पे कैमरे का सारा ना. तो अभी मैं देख रहा था कि क्लास में 2-3 लड़के ना वो भंगड़ा डाल रहे थे, तभी इसीलिए मैं इधर होके मैंने वो जूम करके देखा. मैंने कहा ये क्यों नाच रहे हैं, और साथ में मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं क्या हुआ है, अदम एतमाद खान फारिग हो गया है तो शायद ये इसलिए नाच रहे हैं. ये क्लास में बच्चे भंगड़ा डाल रहे हैं 2-3 यहाँ पे, अभी ठीक हो गए, बहुत खुश नजर आ रहे हैं. चलें जी, कब क्या बात है, जो भी है अब क्या तो खैर मैं पता नहीं इनको क्या हो गया, क्लास में अकेले बैठे हैं 2-3 वहां पे, और जो है ना ये पढ़ने आते हैं यहाँ पे तो इधर आके भंगड़ा डाल रहे हैं. खान के साथ मोहब्बत है, शायद उसका इजहार कर रहे थे. इनको पूछते हैं थोड़ी देर में बाहर निकल के. तो खैर शबाज शरीफ सर बायोडीजल के प्रोसेस में हीटिंग कहाँ होगी? हीटिंग
मैंने कहा हीटिंग ऑयल के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, ये कहा, हीटिंग को उसमें तो नहीं कंफ्यूज करे हसन खालिद। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई एक और बड़ा इसका ड्रॉबैक भी है। एक और ड्रॉबैक ये है कि अच्छा जनाब हम कहते हैं कि अच्छा जी एनिमल फैट को यूज करके हम बायोडीजल बना सकते हैं। आप ये कहते हैं कि अच्छा जनाब ये जी ऑयल रिच प्लांट्स जो हैं उनको यूज करके जो है बेसिकली, नो सर, इन प्रोसेस इट्स जस्ट मिक्सिंग। मिक्सिंग में बच्चे ये मिक्सिंग पहली स्टेज है, उसके बाद रिएक्शन चैम्बर है। आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा रिफ्रेश करें अपनी कहानी को, इतने में मैं अगली बात कहता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो बायोडीजल है बेसिकली, पता नहीं क्या कहने लगा था, भुला दिया मुझे आपने। हाँ जी, इसकी एक दूसरी शॉर्टकमिंग हमें जो देखने को मिलती है कि अच्छा जनाब आप ये कहते हैं कि अच्छा जी फैट को यूज करके हम बना सकते हैं या ऑयल रिच प्लांट्स को यूज करके हम बना सकते हैं, तो भाई क्या इतनी इनफ सप्लाई हमारे पास फैट की मौजूद है? इस चीज को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। क्या इतनी इनफ सप्लाई जो है आपके पास ऑयल रिच प्लांट्स की मौजूद है? इसके ऊपर भी इसको भी देखने की जरूरत है। तो भाई ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, क्या पता उतनी मिकदार में हमारे पास रॉ मटेरियल की सप्लाई हो या ना हो, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एज वेल, बट स्टिल इट इज अ वायबल ऑप्शन। व्हाई सो? क्योंकि दुनिया में आप भी वाकिफ होंगे इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक बड़ी बात की जा रही है जैसे है ना, मिक्स्ड एनर्जी सिस्टम्स होने चाहिए, मिक्स्ड एनर्जी सिस्टम्स होने चाहिए। और भाई मिक्स्ड एनर्जी सिस्टम्स क्या है, या मिक्स्ड एनर्जी क्या? मिक्स्ड एनर्जी यही है ना कि भाई आपने कुछ डिपेंडेंसी जो है वो शिफ्ट करनी है फॉसल फ्यूल्स के ऊपर, कुछ डिपेंडेंसी जो है वो आपने शिफ्ट करनी है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो भाई आप चीजों को मैनेज करें, जहां पे आप 100% रिलायंस कर रहे हैं डीजल के ऊपर, स्टैंडर्ड डीजल के ऊपर, तो भाई कुछ डिपेंडेंसी या कुछ चीजों को आप शिफ्ट कर दें किसके ऊपर? बायोडीजल के ऊपर। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स इसमें जो रॉ मटेरियल चाहिए जो एज अ वेस्ट ऐसे ही पड़ा पड़ा माशरू के अंदर खराब हो रहा होता है। तो भाई ये जो मिक्स्ड एनर्जी सिस्टम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उसको लेके आने के लिए हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन जो है बेसिकली बायोडीजल का मौजूद है। क्या है? बेसिकली बायोडीजल का एक बेहतर ऑप्शन जो है बेसिकली मौजूद है। नाउ इसी पार्टिसिपेंट्स के जो बेसिकली बायोडीजल है, so I think he means to say that do we need to apply heat in the processing of biofuel is in mixing chamber or reaction chamber, what will be the temperature? Okay, two bars बच्चे, ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। बेसिकली ये जो चैम्बर है, मैंने कहा मल्टीपल चैम्बर इक्विपमेंट है, ऑब्वियसली ये पावर के ऊपर ही चल रहा होता है बेसिकली, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली आपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो यूज करनी होती है जस्ट टू मेल्ट डाउन, कि अच्छा वो चीजें आपकी बेहतर तरीके से मिक्स हो जाए। तो वो साथ साथ आप हल्का फुल्का रखते हैं, बिलखसूस मिक्सिंग चैम्बर के अंदर हल्का फुल्का इन चीजों को देखा जाता है, टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। अगर आप ये पूछ रहे हैं तो यही है। तो भाई एक बेहतर ऑप्शन जो है हमारे पास मौजूद है, और इसमें जो पूरा मेथड आपके बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, इस मेथड को नाम दे दें और इस मेथड का नाम लिख लें आप। इस मेथड को हम नाम देते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन का। क्या नाम देते हैं? ट्रांस एस्टरिफिकेशन का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर कैपिटल में करके, दिस मेथड इज नेम्ड एज ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इस मेथड का क्या नाम है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है जी? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन का मेथड है जी, इसको हम अप्लाई करते हुए जो है बेसिकली बायोडीजल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ इसी पार्टिसिपेंट्स कि भाई ये जो बायोडीजल है यहां से अगर बाहर निकले तो हमारे पास जो दूसरे नंबर पे जो टाइप नंबर 2 है हमारे पास बायोडीजल की, मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं जी। द टाइप नंबर 2 दैट वी हैव इज, मैं यहाँ पे इसको बोर्ड को पहले साफ कर लेता हूं जी। टाइप नंबर 2 जो है इसको अगर मैं देखने की कोशिश करें तो टाइप नंबर 2 इज द बायोगैस। टाइप नंबर 2 इज द बायोगैस। सो वी डू हैव द बायोगैस, राइट। सो बायोगैस हमारे पास एज अ अल्टरनेट मौजूद है जी। अभी जो बायोगैस है, पहली बात ये है कि जो बायोगैस है इट इज एन अल्टरनेटिव टू द नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस जिसके ऊपर आपकी रिलायंस
है, बहुत ज्यादा रिलायंस है, उसके अल्टरनेट के तौर पे हम बेसिकली बायोगैस जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात कंपैरेटिवली अगर देखें तो इट इज environment friendly option as compared to the natural gas. It is environment friendly option, environment friendly fuel है, इसके ऊपर भी हम डिपेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, और एक अच्छी चीज है और इसको भी माशरे के अंदर इनकरेज किया जाना चाहिए। एक बात नाउ इसी बात इसमें बेसिकली बायोगैस जो है अगर इसको देखें ना तो बायोगैस जो है इटसेल्फ जो है ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, बट मेनली इसके अंदर दो ही गैसेस हमें देखने को मिलती हैं। मेनली वी सी के इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपके जहन में होगा ये तो मीथेन है भाई, ये बर्न हो जाती है बेसिकली, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन जो है बेसिकली इसके अंदर दो गैसेस हैं, इसके अलावा भी चंद गैसेस मौजूद हो सकती हैं, ट्रेस क्वांटिटीज में मौजूद हो सकती हैं, आपकी ऑक्सीजन की हल्की फुल्की क्वांटिटी, नाइट्रोजन मौजूद हो सकती है, बट मेन जो है बेसिकली इसके अंदर कंटेंट वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। और बायोगैस को बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, पार्टिसिपेंट्स रॉ मटेरियल के तौर पे आप मुख्तलिफ चीजों को यूज कर सकते हैं। आप तकरीबन हर किस्म का ऑर्गेनिक वेस्ट जो है बेसिकली यूज कर सकते हैं, हर किस्म का ऑर्गेनिक वेस्ट, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो आपके एनिमल डंग हो, चाहे आपके फूड का वेस्ट हो, कुछ भी हो, आप मुख्तलिफ चीजों को यूज कर सकते हैं बेसिकली टू प्रोड्यूस द बायो गैस। कुछ भी यूज, मुख्तलिफ चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है दैट इन डिकेइंग, बट इवन जो हम चाय बनाते हैं घर में, चाय बनाते हैं घर में, तो जो बेसिकली हमारी जो जिस बर्तन में चाय बन रही होती है वहां पे जो क्या कहते हैं पत्ती समझते हैं आप क्या होती है, जो टी है बेसिकली वो बाकी बच जाती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। हर किस्म का ऑर्गेनिक वेस्ट है, घरों से निकलने वाला जो वेजिटेबल्स का वेस्ट है, फ्रूट्स का जो वेस्ट है, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, क्रॉप्स के रिमेन्स हैं, हर तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द बायोफ्यूल, देखने को मिलता है। इसके अलावा भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द बायोगैस। नाउ इसी ये बायोगैस बनाने के लिए हमें क्या करना है? बायोगैस बनाने के लिए पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर हमने एक चैम्बर जो है उसको यूज करना होता है, एक चैम्बर को हमने यूज करना होता है, चैम्बर की हमें जरूरत होती है। मैं बल्कि ऐसे करता हूं, मैं एक चैम्बर बना ही लेता हूं, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पूरा मैं। बायोगैस प्लांट, चैम्बर नहीं सॉरी, ये बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट जो है हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। ये पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बायोगैस प्रोड्यूस भी, और मे भी यहाँ पे कोई क्लास में कोई बच्चा हो जिसने देखी हो इसकी प्रोडक्शन, या मे भी किसी का प्रोजेक्ट भी हो घर की सतह के ऊपर। ये अक्सर पंजाब के अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, लोगों ने खुद लगाए हुए हैं, लेके लगे हुए हैं। रावलपिंडी में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट है। आई गेस फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी शायद प्रोजेक्ट है इस तरह का कुछ। यस सर, इन माय विलेज। गुड। अब वोट किसको देना आप लोगों ने है? तो इलेक्शन आ गया, जनरल इलेक्शन आ गया है जी। इनकंसिस्टेंसी हेलो पार्टिसिपेंट्स, आई गॉट डिस्कनेक्टेड जी, आई एम बैक नाउ। क्या मुझे सुन पा रहे हैं जी? आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ऑल राइट जी, ऑल राइट, ऑल राइट। बोर्ड मेरा साफ हो गया जी जो मैं बना रहा था। चले मैं क्विकली यहाँ पे बना लेता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
बेसिकली पाइप्स लगे होते हैं लाइक दिस। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स एक रफ सा स्केच आपके सामने है इस बोर्ड के ऊपर बायोगैस प्लांट का। और बायोगैस प्लांट जो है बेसिकली इक्विपमेंट है जिसको यूज करके हमने जो है बायोगैस को प्रोड्यूस करना होता है। इसमें सबसे पहली चीज कि इसका ये वाला हिस्सा जो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज बेसिकली द फीड स्लरी। स्लरी और ऑल वी नीड टू डू इज कि जो भी हमारे पास वेस्ट मौजूद है, रॉ मटेरियल मौजूद है, उस रॉ मटेरियल को हमने यहाँ पे प्लेस करना है। लेट सपोज हमारे पास एनिमल डंग है या कोई और वेस्ट है तो उसको हमने यहाँ पे प्लेस करना है अलोंग साइड विद वाटर। यहाँ पे पानी का कंटेंट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, उसको भी हमने यहाँ पे शामिल करना होता है। तो इन दोनों चीजों को आप यहाँ पे ये पाइप लगा होता है बेसिकली जैसे ही, और ये सीधा आप जो है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पहुंचाते हैं। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर दो चीजों का मिक्सचर पहुंचता है जी, एक तो एनिमल डंग है प्लस उसके साथ जो है बेसिकली आपका वाटर का कुछ कॉन्टेंट। वो पानी नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे चीजों की ब्रेकडाउन होनी है और उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उसके लिए वेट इन्वायरमेंट का डेवलप करना जरूरी होता है। यू सी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम कहते हैं डाइजेस्टर। इसका क्या नाम है जी? इसको हम कहते हैं डाइजेस्टर। इसका क्या नाम है जी? डाइजेस्टर। अब इस डाइजेस्टर के अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस और डिकम्पोजिशन के दौरान जो है बेसिकली आपकी बायोगैस प्रोड्यूस होती है और वही बायोगैस जो है बेसिकली आपके इस पर्टिकुलर जोन के इस पाइप के जरिए आप कलेक्ट करके आगे आप पे है, आप इसको जहां मर्जी लेके जाएं। लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं इसको घर के किचन के चूल्हे के साथ जो है वो अटैच करूं ताकि मेरी चूल्हे की जरूरत, किचन की जरूरत तो पूरी होती रहे एक बार। वो यू सी अच्छा जनाब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, डाइजेस्टर में वेस्ट को फेंका। डिकम्पोजिशन आपकी बायोलॉजिकल होती है, मुख्तलिफ चीजें आप बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह खुद ही चीजों को डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन के नतीजे में ही बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और उसी को हम आगे कलेक्ट करके जो है वो किचन में यूज कर रहे होते हैं। अब हल्की फुल्की स्मेल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका भी हमारे पास तरीकाकार मौजूद है। हम एग्जॉस्ट फैंस हैं वो यूज करके स्मेल वगैरह, स्मेली इन्वायरमेंट वगैरह से जान छुड़ा सकते हैं, घर से थोड़ा सा अवे भी रख सकते हैं इसको। बट एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटी है जब कुछ टाइम के बाद आपकी फिलअप हो जाती है उसके बाद इसकी सफाई हमने करनी होती है और इसको यहाँ से वेस्ट को जब ये भर जाता है तो यहाँ से आप इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद ये जो वेस्ट आपका इसके अंदर बकाया बच जाता है इसको हम स्लज का नाम देते हैं। और जैसे मैंने स्लज कहा है तो बायो के बच्चे समझ गए होंगे कि स्लज का मतलब तो फर्टिलाइजर है भाई। तो भाई मेन चीज क्या, अच्छा इसके नतीजे में गैस भी बन गई और फर्टिलाइजर भी बन गया। सो बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद है बायोगैस का। अगर हम इसको इनकरेज करेंगे घर में भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है बायोगैस प्लांट जो है बेसिकली इसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आम आदमी के लिए। देसी तरीके यूज किए जा सकते हैं, आप गड्ढे खोदते हैं जमीन के अंदर और वहां पे चीजों को फेंक के और बायोगैस की प्रोडक्शन होती नजर आती है हमें। सो ये भी एक चीपर वे है टू हैव टू बेसिकली आप इसकी अपनी जो एनर्जी इनसिक्योरिटी के मसाइल हैं बेसिकली उनको एड्रेस कर सकते हैं थ्रू द जनरेशन ऑफ बायोगैस। अगेन बात वही आ गई कि कंपैरेटिवली नेचुरल गैस के मुकाबले में ये लेस हार्मफुल है। अगेन बात वही आ गई कि सिर्फ किचन ही नहीं बल्कि बाकी मुख्तलिफ जगहों पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी जी। अगर आप इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं इसके ऊपर या ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं तो भाई उसके लिए हमें इंजन के अंदर मॉडिफिकेशन जो है दरकार रहती हैं और ये चीजें हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव साबित हो सकती हैं। बट स्टिल
ये हमारे पास जो एक वायबल ऑप्शन के तौर पे मौजूद है, एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे मौजूद है, और जिसको जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसको इस्तेमाल हमें करना भी चाहिए। एक अच्छा ऑप्शन है, एटलीस्ट सोशल सतह के ऊपर गवर्नमेंट अगर इसको इनकरेज करे तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ बायोफ्यूल है। नंबर 3 हम देखें तो हमारे पास बायोगैस के बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो टाइप इथानॉल, मेरा ख्याल है मैंने लिखवाया, ये बहुत ही आसान है, चंद स्टेप्स इसके ऊपर आप लिखेंगे। बायो इथानॉल, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं जी, बायो इथानॉल। बायो इथानॉल को अगर आप देखें, बायो इथानॉल जो है ये बेसिकली पेट्रोल जो है उसके अल्टरनेट के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, पेट्रोल के अल्टरनेट के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बायोइथेनॉल जो है इसको बनाने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज जो है वो हमें चाहिए होते हैं, शुगर रिच सोर्सेज जो है वो हमें चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्सेज कहें या शुगर रिच सोर्सेज कहें, बेसिकली आप इनकी जरूरत जो है बेसिकली हमें रहती है। जैसे शुगर कैन है, शुगर बीट वगैरह है, उसको यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द बायो इथानॉल। अब ये बनाने के लिए वो जो बेसिकली अल्कोहल की प्रोडक्शन का सिलसिला है वो बल्कि बहुत आसान सी, बल्कि आपने देखा भी होगा, गन्ने का जूस आपने पिया होगा यकीनी तौर पे। मेरा ख्याल है कि आपने मशीन के साथ खड़े होगे भी, लड़कों ने बिलखसूस कई बार जूस पिया होगा। एंड उसी गन्ने को वो मशीन के अंदर डालता है और जूस अलग हो जाता है, और वो जो एनिमल सॉरी स्टेम है जो बेसिकली उसका अलग हो जाता है। सो इसमें भी वही चीज है कि सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखें तो इसमें माइलिंग का स्टेप आता है इसकी प्रोडक्शन में। माइलिंग इज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ जूस एंड शुगर कैन स्टेम, दोनों चीजें अलग हो गई। ये बेसिकली माइलिंग है। माइलिंग के बाद नंबर 2 पे अगर देखें तो शुगर कैन स्टेम तो हमारे काम की चीज जूस है, और इसको हमने फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारना है। उसको फर्मेंटेशन में बल्कि साथ में लिख ही लें, कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल एंड कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल एंड इथानॉल को अलग कर लें, एंड इथानॉल फर्मेंटेशन है जी। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 है जी, and step number 3 is all about the distillation, and distillation is all about the separation of alcohol and ethanol, दोनों को सेपरेट करना होता है हमने। अल्कोहल को अगर रखना है, माशरा इजाजत देता है तो रखें, अदरवाइज उसको फेंक एंड डिस्पोज ऑफ करें। अदरवाइज इथानॉल आपकी प्रोडक्ट थी, काम की चीज थी, तो इथानॉल को आप फर्दर जो है आप क्या करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं जी, ऑयल रिफाइनरी में ले जाके, और यही अल्टीमेटली हमें जो है वो लेके जाती है टुवर्ड्स अ फ्यूल जो कि हम बायो इथानॉल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक बेहतरीन चीज है, इसके ऊपर काफी काम भी हो रहा है, बिलखुसूस स्कैंडिनेवियन स्टेट्स के अंदर बायोइथेनॉल के ऊपर वो अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, अपनी गाड़ियों को काफी तेजी के साथ जो है वो बायोइथेनॉल के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। कंपैरिजन करें अगर पेट्रोल के साथ तो ये काफी हद तक जो है लेस हार्मफुल साबित होता है, बेहतर ऑप्शन के तौर पे हमें दिखाई देता है। सो इट्स अ गुड थिंग कि इन चीजों को जो है बेसिकली हम लेके आ सकते हैं, इन चीजों को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं माशरे के अंदर। और जो दुनिया में एक बड़ी बात हो रही है कि जी मिक्स्ड एनर्जी होनी चाहिए, मिक्स्ड एनर्जी सिस्टम्स जो हैं वो होने चाहिए, मिक्स्ड एनर्जी सेटअप होना चाहिए। तो अगर आप इन सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, मिक्स्ड एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, मिक्स्ड एनर्जी सिस्टम्स को, जहां पे कुछ डिपेंडेंसी आप फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर शिफ्ट करें, कुछ डिपेंडेंसी आप रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट करें, तो फ्यूल्स के लेवल के ऊपर जाके जो हमें अल्ट्रेशन चाहिए या अल्ट्रेशन दरकार है, बेसिकली वो तभी मुमकिन होगी जब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन चीजों की तरफ आए। करंटली अगर देखें तो बहुत मुश्किल, बहुत कम जो है इन चीजों की प्रोडक्शन होती नजर आ रही है पूरी दुनिया में अगर देखें तो, बट स्टिल जो है ये इनकी जो प्रोडक्शन है उसका आगाज जो है वो हो चुका हुआ है, और ये आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है बिलखुसूस बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन हमारे हमसाय मुल्क इंडिया के अंदर काफी हद तक जो है प्रमोट की जा रही है। हमारे यहाँ भी सुना था कि ये सादिकाबाद रहीम यार खान के पास को प्रोजेक्ट लगने वाला है, कोई सुना था कुछ 4-5 महीने पहले, फिर सुनने में आया कि नहीं कोई जमीन का रोला हो गया,
तो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ तो रोले खत्म नहीं होते। तो खैर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है जी, हमें भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जाने की, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर इन चीजों की तरफ आप नहीं जाएंगे, इन चीजों को अगर माशरे के अंदर प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा डील करना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा एनवायरमेंट को डील करना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाली नस्लें जो हैं उनकी उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए जो नीड्स हैं बेसिकली उनको पूरा रखना। सो एक छोटा सा टॉपिक था जी पार्टिसिपेंट्स बायोफ्यूल्स के नाम से, उसको डिलीवर करने की कोशिश की गई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी प्लीज आस्क। जी जनाब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी प्लीज आस्क। जी जनाब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी प्लीज आस्क। सर इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है? इस पे अभी तक कोई सवाल आया नहीं है, ठीक है, आया तो सीधा सीधा आ जाएगा व्हाट आर बायोफ्यूल्स या कुछ उसके बारे में बता दें बस। हर जगह पे यूज होता है, महरून निसा बच्चे, महरून निसा बच्चे हर जगह पे तकरीबन यूज होता है, गाड़ियों में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को चलाने के लिए भी, जनरेटर को चलाने के लिए भी, हीटिंग ऑयल के तौर पे भी आप यूज करें इसको। तकरीबन हर वो जगह जहाँ पे फॉसल फ्यूल्स यूज हो रहे हैं उन सारी जगहों पे आप इन चीजों को जो है बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब? चलें जी, वेल डियर स्टूडेंट्स, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात को आगे तो बढ़ाऊं, लेकिन मैं इस चीज इस कंफ्यूजन का शिकार हूं कि मैं आगे आपको चलाऊं कैसे। ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन एक बैच ने नहीं किया हुआ, पता नहीं OP25 है या 26 है, उन बेचारों ने बायो शुरू की थी डायरेक्टली। दूसरा जो बैच है उसने वो किया हुआ है। तो लेट मी थिंक कि मुझे अगला क्या टॉपिक कराना है आपको। थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। OP25 ने किया हुआ है जी जी, 26 ने बायो स्टार्ट की। दरअसल में 26 जो है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है। बारा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो है वो क्लासेस को चलाऊंगा, परेशान होने की जरूरत हरगिज़ नहीं है। ये 25 असल में किसी और बैच के साथ था और ये गलती से हो गई हमारी, जो इसमें मर्ज हो गया। बहरहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा तो जनाब अब आप आ जाएं, खुदा आपका हामी नासिर हो। हाँ, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर बात तो नहीं की किसी ने। ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग के ऊपर बात तो नहीं की। ओके ठीक, चलें जी, इंसानी दिमाग के ऊपर बात करते हैं। ये फूड साइंसेस पे भी आता हूँ, वो आसान है बहुत ज्यादा, परेशान नहीं होना, वो भी करेंगे। अच्छा तो जनाब आ जाए ह्यूमन ब्रेन पे, ह्यूमन ब्रेन पे आ जाएं जी। पहले इसको देख लें, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसानी दिमाग जो है, ह्यूमन ब्रेन एक बेहतरीन ऑर्गन जो ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन मौजूद है, विच इज इनक्लोज्ड इन स्कल। ये हार्ड हड्डी है बाहर, क्रैनियम इसके अंदर बेसिकली इनक्लोज्ड है। इस इनक्लोज्ड पार्ट को हमने ह्यूमन ब्रेन का नाम दिया। इसी पार्टिसिपेंट्स की जो इंसानी दिमाग है, इसको हमने आगे तीन, हमारे इस्लाम कैसे आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ह्यूमन ब्रेन जो है बेसिकली अगर इसको देखें तो वी हैव डिवाइडेड द ह्यूमन ब्रेन इनटू द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। हमने अपनी आसानी के लिए ऑब्वियसली इसके ह्यूमन ब्रेन की डिवीजन कर रखी है।
अब इस डिवीजन को अगर हम देखें तो एट वन हैंड नंबर 1 पे हमारे पास जो इसका पार्ट मौजूद है दैट इज none other than the forebrain. That is none other than the forebrain. Number 1. इसी तरीके से नंबर 2 पे अगर देखें तो we are having over here the midbrain. We are having the midbrain. दो चीजें होगी जनाब, दरमियाना दिमाग हमारा मिड ब्रेन से आगे बढ़े तो लास्टली जो बैक साइड पे हाइंड ब्रेन, वी आर हैविंग व्हाट द हाइंड ब्रेन अवेलेबल टू अस. सो वी divided the human brain into the 3 different parts. One is the forebrain, second one is the midbrain, and then comes the G Babar. Hello पार्टिसिपेंट्स, क्या मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन है? Okay, all right. Just let me fix it. I'm going to switch off the cam first of all. I have switched off the cam. शायद कुछ बेहतर हो जाए. किसी परेशान होने की जरूरत नहीं. I'll repeat that. अब देखें, अब आवाज बेहतर है. अब देखें अब क्या सूरत हाल है. अच्छा, अब बेहतर है. चलें, ठीक है. ऑल राइट जी, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया. ठीक है, ऑल राइट, ठीक है. अच्छा, वी सी पार्टिसिपेंट्स, जो मैंने कहा मेरे सिग्नल्स वीक हैं इंटरनेट के. लेट मी चेक अगेन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, चलें, अब आवाज क्लियर है तो ठीक है. अब डिस्टॉर्शन हुई तो प्लीज मुझे बताइएगा. अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई हमारे पास इंसानी दिमाग जो है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है. ठीक हो गया. अब हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इंसानी दिमाग को. तो सबसे पहले हमारे पास है फोर ब्रेन, फिर हमने कहा है हमारे पास मिड ब्रेन, फिर हमने कहा हमारे पास है हाइंड ब्रेन. अभी जो तीनों हिस्से हैं फोर ब्रेन को अगर हम देखें तो इट इज द फ्रंटल पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन. कि अच्छा जी, हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, हमारे दिमाग की फ्रंटल साइड है, जो सामने वाला हिस्सा है बेसिकली दैट इज द फोर ब्रेन. एक बात हमने ये कही. इसी पार्टिसिपेंट्स की जो फोर ब्रेन है भाई, इसको हमने आगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट. नंबर 1 पे अगर आप देखें तो भाई फोर ब्रेन is further divided into the thalamus. एक. नंबर 2 पे अगर आप देखें तो वही फोर ब्रेन is divided into the limbic system. नंबर 3 पे अगर हम देखें तो भाई फोर ब्रेन is divided into the cerebrum. तो 3 हिस्सों में हमने क्या किया, फोर ब्रेन को डिवाइड कर दिया हुआ है. One is thalamus, second one is the limbic system, and then comes what? Then comes the cerebrum. Now we see इनमें से हर एक हिस्सा जो है वो डिफरेंट काम करता है, अपने हिस्से का काम करता है. Coming to the thalamus first of all, पार्टिसिपेंट्स we see thalamus के अगर काम का जिक्र करने की कोशिश करें तो we find कि अच्छा जनाब, thalamus is the part of the forebrain which is responsible to collect and transfer what? The sensory information. सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन सी भाई? जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सूंघते हैं, जो आप टच करते हैं, जो बेसिकली आपके सेंसेस हैं. सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली उसको कलेक्ट करना और फिर आगे ट्रांसफर करना. दिस इज द जॉब ऑफ द थैलेमस. और ट्रांसफर किसकी तरफ करता है भाई? तो भाई सेंसरी इंफॉर्मेशन को. भाई इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम. क्या अच्छा जनाब, लिम्बिक सिस्टम की तरफ ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफर करता हुआ दिखाई देता है. ये काम किसका है? ये काम थैलेमस का है. थैलेमस किसका हिस्सा है? थैलेमस जो है ये फोर ब्रेन का पहला हिस्सा है, अगले दिमाग का पहला हिस्सा है. बड़ी सादा सी बात हो. नाउ वी सी, आगे हमने कहा कि जो दूसरा पार्ट है जी हमारे पास फोर ब्रेन का, दैट इज द लिम्बिक सिस्टम. भाई लिम्बिक सिस्टम को देखें, इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द
3 पार्ट्स, ये आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन डिवाइडेड है जनाब? लिम्बिक सिस्टम आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं जनाब? सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करें तो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो लिम्बिक सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू, नंबर 1 पे अगर देखें तो वी डू हैव हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, एक बात हो गई। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो लिम्बिक सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू एमिगडाला। एमिगडाला। नंबर 3 पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो लिम्बिक सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू द हिप्पोकैम्पस, जो अब तमाम लोगों का खराब हो चुका है। क्यों खराब हुआ है मैं थोड़ी देर में जिक्र करूंगा। तो खैर, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये किसके हिस्से हैं? ये बेसिकली लिम्बिक सिस्टम के हिस्से हैं और ये हिस्से आगे अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। भाई हाइपोथैलेमस को अगर देखें ना जी, तो ये बड़े बड़े काम करता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जांपल इसके कामों में देखें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना इसका काम है। भाई हंगर को कंट्रोल करना इसका काम है। हंगर के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को देखना, ये बेसिकली किसका काम है? ये बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस का काम हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी यहीं पे मौजूद होता है, लेकिन वो मैं अलग पढ़ाऊंगा जी। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पूरी डिस्कशन अलग से होगी। सो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हंगर को देखना। आपको जब भूख लगती है तो आपका हाइपोथैलेमस आपको बता रहा होता है कि भाई हाँ मुझे भूख लग गई है, आपको भूख लग गई है। बेसिकली हंगर को देखना, बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस को देखना, ये सारे काम जो है बेसिकली लिम्बिक सिस्टम का पार्ट हाइपोथैलेमस जो है वो करता हुआ नजर आता है। एक बात हो गई। नाउ इसके बाद अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो नंबर 2 पे जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, जो कि एमिगडाला के नाम से लिखा हुआ है। भाई तो भाई ये एमिगडाला बड़े ही काम की चीज है। क्यों भला? भाई तो भाई इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। भाई तो क्यों इमोशनल ब्रेन कहते हैं? आपको ये रुलाता है, आपको ये खुश करता है। भाई तो क्यों इमोशनल ब्रेन कहते हैं? भाई बाहसियत इंसान जितने भी इमोशंस को हम महसूस करते हैं वो तमाम इमोशंस को देखना एमिगडाला का काम है। इमोशन ऑफ सैडनेस, जनाब परेशान हो गए, आप उदास हो गए, किसी भी वजह से परेशान हो गए, कौन परेशान करता है? एमिगडाला परेशान कराता है। इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सीएसएस में पास हो गए, उछल कूद शुरू कर दी, कौन उछल कूद करवाएगा? एमिगडाला जो है वो उछल कूद करवाता हुआ नजर आएगा। अच्छा जनाब, सजा मिल गई, रोना शुरू कर दिया, बेसिकली कौन रुलाएगा? भाई कौन शर्मिंदगी महसूस करवाएगा? जनाब ये आपका जो है बेसिकली एमिगडाला है। डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, हाँ गुस्सा भी आ रहा है रात 3 बजे किसी पे, फियर, रेज, ये तमाम चीजें, इमोशंस जो है, इन तमाम चीजों को कंट्रोल करना बेसिकली किसका काम है? एमिगडाला का काम हमें दिखाई देता है। तो जितने भी इमोशन, सेक्सुअल अराउजल एटसेट्रा, तमाम चीजों को देखना, ये सारे काम जो है बेसिकली कौन करता है? एमिगडाला करता हुआ नजर आता है। न सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, लिम्बिक सिस्टम का जो तीसरा हिस्सा हमारे पास मौजूद है, जो कि मैंने कहा कि खराब हो गया है आप तमाम लोगों का, हिप्पोकैम्पस को अगर हम देखें तो पार्टिसिपेंट्स, हिप्पोकैम्पस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल for the long term memory storage. क्या कहा मैंने? It is responsible for the long term memory storage. long term memory storage को देखना, ये बेसिकली हिप्पोकैम्पस का काम जो है वो हमें दिखाई देता है। तो जनाब हल्का फुल्का लर्निंग के रिलेटेड भी काम करता है, लेकिन ज्यादा काम जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज के रिलेटेड है। तो भाई ये तमाम काम जो है वो 4 ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, यानी कि आपका दिमाग का जो आगे वाला पोर्शन है, फ्रंटल पार्ट है इंसानी दिमाग का, वो ये तमाम काम जो है वो करता हुआ नजर आता है। न सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, बात को अगर आगे बढ़ाने की हम कोशिश करें, खुदा आपका हामी नासिर हो, तो जनाब नंबर 3 पे आपको जो पार्ट नजर आ रहा है जी 4 ब्रेन का, विच इज द सेरिब्रम। बाय द वे सेरिब्रम के ऊपर एक बड़ा कॉमन सा एमसीक्यूज है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन।
ये सबसे बड़ा हिस्सा है जी हमारे दिमाग का, और काम भी माशाल्लाह बड़े बड़े करता है। यकीन माने आपकी जो सोच है ना जी, वो यहाँ से आती है। चाहे आपकी सोच जो है वो नवाज शरीफ साहब के हक में हो या उनके खिलाफ हो, वो यहाँ से आ रही है। सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग को देखता है, सेरिब्रम जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंस को देखता है, सेरिब्रम जो है बेसिकली वो जजमेंट को देखता है, जजमेंट को भी देख रहा होता है, बड़े बड़े काम करता हुआ। और हल्का फुल्का ये इन्वॉल्व होता है जी आपकी मेमोरी स्टोरेज के अंदर भी, हल्का फुल्का काम जो है उसके अंदर भी हमें ये इन्वॉल्व नजर आता है। सो थिंकिंग को देखना, इंटेलिजेंस को देखना, जजमेंट को देखना या मेमोरी स्टोरेज को देखना, ये सारे काम जो है बेसिकली कौन कर रहा होता है जनाब? सेरिब्रम जो है वो करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जनाब सेरिब्रम के काम है। और ओवरऑल अगर देखें तो ये सारे के सारे काम जो है जिशान जोर की अजान की जो होती है जमात करानी है किसी ने यहाँ पे? कौन कराएगा? अच्छा चले ठीक है। अच्छा, तो भाई ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारे के सारे काम जो है बेसिकली आपका दिमाग का जो फोर ब्रेन है, बेसिकली जो सामने वाला हिस्सा है, वो करता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। तो जनाब फोर ब्रेन से पार्टिसिपेंट्स जैसे ही अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वी डू हैव द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि मिड ब्रेन के नाम से मौजूद है जी। दरमियाना दिमाग हमारा है। बहुत सादा सी बात लिख लें पार्टिसिपेंट्स इसके ऊपर कि भाई मिड ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट द टू brains, to connect the fore and the hind brains। ये दोनों दिमागों को आपस में कनेक्ट करता है जी। बल्कि आप ऐसे करें, आप इसका एक काम भी लिख लें, काम भी लिखना जरूरी है, लिख ही लें, क्या याद करेंगे बोलेंगे बताया कुछ नहीं, आप लिख लें। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं इसको अपना टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट, टू कंट्रोल व्हाट? द रिफ्लेक्स मूवमेंट। किसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट? रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन आई, हमारी आंख की जो बेसिकली रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना जो है ये बेसिकली किसका काम है? मिड ब्रेन का काम हमें दिखाई देता है। तो जनाब ये एक दरमियान में मौजूद है जी, जो दोनों दिमागों को आपस में क्या कर रहा है जी? आपस में कनेक्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। नाउ इसी पार्टिसिपेंट्स के जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जी मिड ब्रेन से, तो लास्ट जो हमारे पास पार्ट है जी इंसानी दिमाग का, दैट इज नन अदर देन द हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन को अगर हम देखें तो इसकी आगे डिवीजन होती है, हमें नजर आती है जी, आगे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है, बल्कि उनका जिक्र खैर करना जरूरी है जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो बेसिकली हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला। मेडुला हिस्सा इसका दिखाई देता है। मेडुला से आगे बढ़े तो नंबर 2 पे इसका जो पार्ट है दैट इज द पोन्स, ये हमें दिखाई देता है। पोन्स से आगे बढ़े तो नंबर 3 पे इसका जो हिस्सा है दैट इज द सेरिबेलम। ये फर्क याद रखना है, पहले वाला जो है वो सेरिब्रम था, अब कौन है? सेरिबेलम है। ये बेसिकली 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं जनाब? बेसिकली ये आपके हाइंड ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं जनाब? हाइंड ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं। एक मेडुला है, देन पोन्स है, देन आपका सेरिबेलम है, और ये मुख्तलिफ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडुला को अगर आप देखें तो बड़े बड़े काम करता है जी। ब्रीदिंग को कंट्रोल करना इसका काम है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इसका काम है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना बेसिकली आपके मेडुला का काम हमें दिखाई देता है। पोन्स ये भी आपका खराब है, बल्कि मेरा भी खराब ही हो गया। पोन्स को अगर देखें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस, टू कंट्रोल द ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस कौन सी? ट्रांजिशंस बिटवीन द स्लीप एंड वेकफुलनेस। अगर सादा अल्फाज में देखें तो भाई ये स्लीप साइकिल को देखता है, सोने और उठने के साइकिल को देखता है। जब हमें नींद आती है तो ये कहता है सो जाओ, जब हमें नींद पूरी हो जाती है तो ये कहता है उठ जाओ, लेकिन हमारा कहता है नहीं और 10 मिनट सो जाओ, और 10 मिनट सो जाओ, करते करते 2 घंटे और गुजर जाते हैं। तो स्लीप साइकिल को देखना बेसिकली ये पोन्स का काम है। और एज फॉर एज द सेरिबेलम कंसर्न्स, तो पार्टिसिपेंट सेरिबेलम का जो काम है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज को देखना है। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज को देखना इसका काम है। बॉडी कोऑर्डिनेशन को देखना,
कोऑर्डिनेशन क्या है? अच्छा जी, जैसे जी मेरे सामने जी कोई चीज पड़ी है और मैं चाह रहा हूं मैं चीज को उठाऊं, मेरा दिमाग मेरे हाथ को डायरेक्ट करेगा कि इस चीज को उठाओ। कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन को देखना, लर्निंग को देखना बेसिकली किसका काम है? ये बेसिकली आपके सेरिबैलम का काम हमें दिखाई देता है। सो भाई बात करने का मकसद ये हुआ पार्टिसिपेंट्स कि भाई इंसानी दिमाग जो है ये 3 मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है और इनमें से हर एक पार्ट जो है वो अपने अपने हिस्से का काम करता हुआ हमें दिखाई देता है जी। और इसी वजह से हमारी जो है बेसिकली ओवरऑल बॉडी मैकेनिज्म जो है वो काम करता है और ओवरऑल हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें जो है वो इंसानी दिमाग की मरहूने मिन्नत हमें दिखाई देती हैं। जी पार्टिसिपेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आवाज में डिस्टॉर्शन तो नहीं हुई फिर से? ठीक रही ना आवाज? को मसला परेशानी तो नहीं हुई? पॉन्स ठीक कैसे हो सकता है? पॉन्स ठीक कैसे हो सकता है? गैरत करने से ठीक हो जाएगा, शर्म करने से ठीक हो जाएगा। सुबह उठना है, जल्दी नमाज पढ़नी है जी, ज्यादा नहीं सोना है, जल्दी उठना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक हो जाएगा। अच्छा। सर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह क्या होती है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? शायद बच्चे डिपेंड्स कि आपकी मेमोरी, देखें मेमोरी लॉस जो है या मेमोरी का जो प्रॉब्लम है, एक तो है कि डेफिशिएंसी की वजह से, मुख्तलिफ चीजों की डेफिशिएंसी की वजह से, बिलखसूस वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये मेमोरी का प्रॉब्लम हमें रहता है। मल्टीपल रीजन है इसकी, सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि अच्छा, लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखें तो विटामिन की डेफिशिएंसी या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमें मसला रहता है। तो इसको बेहतर हम ऐसे ही कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी जिन चीजों की है उसको आप इंश्योर करें, ठीक है, आप बादाम वगैरह खाएं, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है उसका यूज करें तो बेहतर हो सकती है सूरत हाल। रिफ्लेक्स से मुराद क्या है? मोहम्मद वसीम मुस्तफा मुझे मेरे से ये पूछ रहे हैं। वसीम मुस्तफा मैं आपको क्या कहूँ? वसीम मुस्तफा मैं ब्रेक दूंगा, ब्रेक में खुद रिसर्च करनी है कि ये क्या है। सर आप तमाम लोगों के यहाँ नमाज का वक्त हो गया या अभी कोई रहते हैं इलाके जहां पे नमाज का वक्त नहीं हुआ? पार्टिसिपेंट्स हो गया? चलें जी, लेट्स ब्रेक फॉर नमाज जी। नमाज की ब्रेक है जी, ज्यादा ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास 2.5 घंटे की है, ठीक है। तो मेहरबानी करके 15 मिनट में आपने नमाज पढ़ लेनी है। सो उसके बाद जो है हम वापस आते हैं जी, ठीक है। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे जी। ओके जी।